आज हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में देखेंगे। पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है। कॉन्टिन्यूटी इन म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू एसिड, है ना। एसिड के वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में डिसकंटिन्यूटी होती है, उसको हम लोग पेप्टिक अल्सर बोल देते हैं। मोस्टली जो इसमें साइट था, किस जगह पे ज़्यादा होने की संभावना है ये, उसमें से स्टमक, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। अगर यहाँ पे पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। और दूसरा सेकंड मोस्ट कॉमन डिओडिनम में, जिसको हम लोग डिओडिनल अल्सर बोलते हैं। अभी हम लोग बताएंगे कि इसको अल्सर क्यों बोलते हैं, क्यों अल्सर इसका नाम पड़ा। क्योंकि वहाँ पे घाव बन जाता है। कैसे बनता है वो लोग देखेंगे। कभी कभी ईसोफेगस में हो जाता है, जिसको GERD बोलते हैं। इसको हम लोग कल क्लास में देख चुके थे, ठीक है। ईसोफेगस में हो जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और कभी कभी जो है मिकल्स डाइवर्टिकुलम हो जाता है। इसको अभी हम इसी चैप्टर में थोड़ा सा इसके बारे में हम बताएंगे। मिकल्स डाइवर्टिकुलम, है ना। तो मोस्टली जो है ये गैस्ट्रिक अल्सर होता है और डिओडिनल अल्सर होता है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन है। बाकी कभी कभी इसोफेगस में हो जाता है, मिकल्स डाइवर्टिकुलम हो जाता है। इसके होने के जो बेसिक कॉज है, जितने भी कॉज हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो बेसिक कॉज है वो है इम्बैलेंस बिटवीन, है ना, डैमेजिंग, यानी कि जो डैमेज करने वाले प्रोडक्ट हैं, जस्ट लाइक टू HCl। स्टमक में आपको पता है कि HCl का सिक्रेशन होता है। तो इम्बैलेंस बिटवीन डैमेजिंग एंड डिफेंसिव फैक्टर, यानी कि जो बचाता है ना, डिफेंसिव फैक्टर, जैसा कि म्यूकस, है ना। म्यूकस कंटेन बाइकार्बोनेट आयन, जो कि HCl को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है ये, न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज HCl, है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि इन्हीं लोगों, दोनों लोगों में इम्बैलेंस हो जाता है कि HCl ज़्यादा सिक्रेट होने लगी और इनकी मात्रा कम हो गई। तो HCl ज़्यादा सिक्रेट होगी किसी बंदे के अंदर और काफ़ी समय तक, तो क्या करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन के स्टमक के म्यूकोजल से लेयर को क्या करेगी, डैमेज कर देगी। ड्यूडेनम के म्यूकस को क्या करेगी, डैमेज कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे वो अल्सर या कैंसरस रूप ले लेगा। पेप्टिक अल्सर एक खतरनाक बीमारी है। आपको इसको आप नेग्लेक्ट करके नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा मिलते हैं लोग पेप्टिक अल्सर के। तो बात आती है कि ये जो है इनके बीच में इम्बैलेंस हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया, बंदे को पेप्टिक अल्सर हो गया, है ना। एक बात बता रहे हैं आपको हम, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये बनती है फॉर्म बाय म्यूकस सेल, म्यूकस सेल ऑफ, है ना, स्टमक, म्यूकस सेल ऑफ स्टमक, वहाँ से बनती है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अगर मान लीजिए, इफ अगर HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, ठीक है। HCl का कौन बनाता है, HCl को पेप्टिक सेल। आपको पता होगा कि स्टमक में पेप्टिक सेल HCl का सिक्रेशन करती है। तो अगर HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगा, देन
प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है? डिक्रीज द एचसीएल सिक्रीशन। एचसीएल सिक्रीशन है ना। एक्ट ऑन, कहाँ पे एक्ट करके डिक्रीज करवाएगी? एक्ट ऑन पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल को आके प्रोस्टाग्लैंडिन बोलती भाई इतना ज़्यादा क्यों निकल रहे हो तुम, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, ठीक है, कम निकला करो, है ना। तो एक तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रही है, पेप्टिक सेल को समझा रही है कि तुम इतना ज़्यादा मत निकलो, मत निकालो एचसीएल इतना ज़्यादा, है ना। और साथ ही साथ एंड आल्सो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो खेल चल रहा है, इसका दो फंक्शन है। एक तो एचसीएल के सिक्रीशन को कम करती है और दूसरा बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को क्या करती है, बढ़ाती है। म्यूकस सेल से प्रोस्टाग्लैंडिन बनती है। अगर और पीछे जाएं तो प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने के लिए जो जीन है वो कॉक्स 1 जीन है। कॉक्स 1 जीन के वजह से कॉक्स 1 क्या करती है, कभी कभी कॉक्स 2 जीन भी होता है जॉइंट्स वगैरह में, लेकिन कॉक्स 1 जो है ये क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को बनाती है और ये पेप्टिक सेल पे आके एचसीएल को कम करवाती है और बाइकार्बोनेट को इंक्रीज करवाती है। यानी कि अब हम और डीपर लेवल पे चले गए। हमारी बीमारी क्यों हो रही थी, एचसीएल को बढ़ावा देना और बाइकार्बोनेट का कम होने की वजह से हमारी बीमारी हो रही थी, है ना। यानी कि हमें इसको रोकने वाला कौन था, प्रोस्टाग्लैंडिन था। अगर मान लीजिए प्रोस्टाग्लैंडिन डिस्टर्ब हो गया तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम था एचसीएल को कम करना, बाइकार्बोनेट को बढ़ाना था। तो हम इस पे और फोकस करेंगे कि आखिर इसमें डिस्टरबेंस क्यों हो जाती है। अभी तो हमने बेसिक कॉज बताया, जितने भी सारे इटियोलॉजी आएंगे सब आके यहीं पे एक्ट करेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन को खराब कर दो, ठीक है। तो इसमें डिस्टरबेंस क्यों होता है, इसके लिए थोड़ा सा आप वेट करिए, बताएंगे हम क्यों होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर पेप्टिक अल्सर हो क्यों रहा है, क्योंकि इम्बैलेंस बिटवीन डैमेजिंग एंड डिफेंसिव फैक्टर की वजह से, है ना। अच्छा, जो स्टमक है, ये डियोडिनम होगा, फिर इधर आगे बढ़ गया होगा। जो सबसे मोस्ट कॉमन साइट है, यहाँ से डियोडिनम मान लीजिए शुरू हो रहा है, तो जो सबसे मोस्ट कॉमन साइट है वो है लेसर कर्वेचर। गैस्ट्रिक अल्सर का जो सबसे मोस्ट कॉमन साइड है वो है लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर पे बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर हम डियोडिनम में मान लीजिए कि डियोडिनम के 3 पार्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा डियोडिनम का अगर हो रहा है तो डियोडिनम के 1, 2, 3 सबसे ज़्यादा डियोडिनम के पार्ट 1 में होता है, देन पार्ट 2 में होता है, देन पार्ट 3 में होता है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है ऐसा क्यों होता है। सपोज करिए कि आपको पता है कि यहाँ आके पेनक्रियाज खुलती है, ठीक है। पेनक्रियाज की जो एंजाइम वगैरह होती हैं वो जो यहाँ से सनी हुई एचसीएल आती है, खाने में सनी हुई एचसीएल, उस एचसीएल को न्यूट्रलाइज कर देती है, क्योंकि स्टमक के पास अपनी एक मैकेनिज्म है एचसीएल से बचने का। इसको एचसीएल से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यही एचसीएल से खाना सना हुआ अगर नीचे उतरेगा तो डियोडिनम को अफेक्ट कर देगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, पहले से ही डियोडिनम को बचाने के लिए पेनक्रियाज लगा रखा है, इधर से बाइल आ रही होगी, ठीक है। वो क्या करती है, एचसीएल को न्यूट्रलाइज कर देती है, भाई तुम इसको इफेक्ट मत पहुंचाना। अगर मान लीजिए ये सब नहीं हो रहा है तो सबसे ज़्यादा जो है एचसीएल के चपेट में कौन सा एरिया आएगा, स्टमक के जो सबसे पास होगा, यानी 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। कॉमन सेंस की बात है। तो स्टमक अपने आप को एसिड से बचा लेता है, लेकिन एसिड से सना हुआ खाना जब नीचे आता है तो वही खाना कभी कभी क्या होता है, अगर आपका डिफेंसिव इम्बैलेंस हो रहा है डिफेंसिव मैकेनिज्म और डैमेजिंग मैकेनिज्म में,
तो नुकसान कर देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ये हुआ। अब तो इतनी तो बेसिक बात हो गई कि हाँ चलो ठीक है, HCl और बाइकार्बोनेट के बीच में इम्बैलेंस हुआ और ये बीमारी हो गई। लेकिन हुआ क्यों? चलो ये भी बात समझ में आ गई, प्रोस्टाग्लैंडिन की डिस्टर्बेंस की वजह से, है ना, HCl और बाइकार्बोनेट के बीच में डिस्टर्बेंस आ गई। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ ऐसा क्या हुआ कि इनने ऐसा काम कर दिया? इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। अगर ये किसी वजह से स्टमक तक पहुंचती है, रीच स्टमक, है ना, और वहां पे जाने के बाद से म्यूकस लेयर में इंटर कर जाती है, इंटर इन म्यूकोजल लेयर, है ना। जैसे ही ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया म्यूकस वाले लेयर में स्टमक में जाती है तो गैस्ट्रिक लिम्फाइड टिश्यू, जो हर जगह पे आपको पता है चौकीदार होते हैं, तो उसी तरह से गैस्ट्रिक सेल का यानी स्टमक का लिम्फाइड टिश्यू होगा, वहाँ का पुलिस स्टेशन होगा। गैस्ट्रिक लिम्फाइड टिश्यू और अदर इम्यून सिस्टम, है ना, अटैक कर देते हैं इस पे, तुम कहाँ आ रहे हो, वहाँ कहाँ जा रहे हो। तो जब एच पाइलोरी बैक्टीरिया इंटर करती है म्यूकोजल लेयर में तो इम्यून सिस्टम हमारा उस पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से इंजरी होती है और इन्फ्लामेशन होता है, इंजरी और इन्फ्लामेशन होता है ना। जिसके वजह से क्या हो जाता है, इंजरी के वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाती है। इसको बोला जाता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, है ना, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। हुआ क्या था कि एक बैक्टीरिया आई जिसके वजह से सारा काम खराब हो रहा है। तो जो अपनी पेराइटल सेल होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, जो पेराइटल सेल होती है ये सोचती है कि अगर हम HCl का सिक्रेशन बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, पेराइटल सेल सोचते हैं कि अगर हम HCl का सिक्रेशन बढ़ा दें, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया आया है तो ये HCl क्या करेगी, बैक्टीरिया को मार देगी। अब ध्यान दीजिएगा, पेराइटल सेल से यही हो जाती है गलती। पेराइटल सेल बैक्टीरिया को मारने के लिए HCl का सिक्रेशन बढ़ा देती है और पहले से क्या हो रहा था, अपना इम्यून सिस्टम इंजरी कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। आपको पता है कि जहाँ लड़ाई होगी वहाँ इंजरी होगी, वहाँ इन्फ्लामेशन होगा। तो एक तो पहले से इम्यून सिस्टम इंजरी और इन्फ्लामेशन कर रहा था, दूसरा पेराइटल सेल ने सोचा कि हम HCl का सिक्रेशन कर देंगे तो ये बैक्टीरिया मारी जाएगी, जिसके वजह से और ज़्यादा इंजरी होने लगता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होने लगता है, और ज़्यादा। और तो और अभी हम आपको बताएंगे कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया का जो है एक वेरिएंट आता है, अभी हम आगे लिखवा देंगे। उस वेरिएंट में अगर वो वेरिएंट इन्फेक्ट की है तो उस वेरिएंट की सबसे खास बात है कि वो HCl से बच के निकल जाती है, HCl से नहीं मरती है वो। और पेराइटल सेल और ज़्यादा जो है गुस्सा आ जाता है कि अरे हम इतनी ज़्यादा जो है HCl सिक्रेट कर रहे हैं, उससे वो बच के निकल जा रही है, इसकी वजह से और ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है। खैर अभी यहाँ समझिए, तो हुआ क्या कि इंजरी हुई, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हुआ, पेराइटल सेल ने सोचा कि हम बैक्टीरिया आया है, हम सिक्रेशन बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ा देने से बैक्टीरिया मारी जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे बीमारी एक्यूट से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, है ना। अब सपोज करिए कि मान लीजिए कि अगर बैक्टीरिया के पास वैकुलेटिंग ए जीन है,
वैकुलेटिंग ए जीन सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में अगर ये जीन है तो ये क्या करती है, टॉक्सिन सिक्रीट करती है। ऐसी बैक्टीरिया क्या करती है, टॉक्सिन सिक्रीट करती हैं। एक वायलेंट और विरुलेंट बैक्टीरिया के पास होता है, विरुलेंट बैक्टीरिया, इन पे HCl का असर भी नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर इस खानदान की बैक्टीरिया उस बंदे को इन्फेक्ट की है, वैकुलेटिंग ए जीन जिसके पास है, ठीक है, तो ये टॉक्सिन जब सिक्रेट करेगी तो मोर डैमेज होगा, कॉज मोर डैमेज, है ना। जिसकी वजह से पेराइटल सेल सोचती है कि क्या हो रहा है, हम एक तो मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़्यादा डैमेज कर रही है। जिसकी वजह से क्या होगा, पेराइटल सेल मोर HCl सिक्रीशन करती है, बहुत ज़्यादा। और उसके कंपेरिजन में रिलेटिवली बाइकार्बोनेट बहुत कम हो जाता है। एक तो इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा था, दूसरा HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा था, तीसरा ऐसी बैक्टीरिया आ गई जिसके पास टॉक्सिक है, टॉक्सिन सिक्रीट कर रही है। क्या सिक्रीट कर रही है, टॉक्सिन सिक्रीट कर रही है। ऐसी बैक्टीरिया आ गई, है ना। तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगता है और धीरे धीरे उस जगह पे क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है, घाव बन जाता है। आपको हम बता दे रहे हैं, सपोज करिए कि ये स्टमक की म्यूकोजल लेयर है ना। इधर से मार रही है बैक्टीरिया, समझने की कोशिश करिएगा जरा, एक स्टेप आगे हम बढ़ रहे हैं फिर से। इधर से बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है, इधर से इम्यून सिस्टम अटैक कर रही है। कौन अटैक कर रहा है, इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है। और इधर से जो है HCl का सिक्रेशन हो रहा है ज़्यादा। इधर से बाइकार्बोनेट मदद भी नहीं कर पा रही है, बाइकार्बोनेट आके इसको मदद करे, समझ रहे हो। हर तरीके से म्यूकोजल सेल क्या हो रही है, पीटी जा रही है, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बैक्टीरिया के पास वैके टॉक्सिन है, WBC वैके टॉक्सिन को देख के एक्शन तेज कर दिया, HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया। अब क्या होती है, म्यूकोजल लेयर तिलमिला जाती है, गुस्सा हो जाती है, इरिटेट हो जाती है। इरिटेट होने की वजह से वो DNA को अपने कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है। म्यूकोजल सेल इरिटेट होकर DNA कन्वर्ट हो जाती है और कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर किसी के पास वैक ए टॉक्सिन नामक बैक्टीरिया ने अगर, नामक नहीं, उसके पास अगर वो टॉक्सिन है और अगर उसके वजह से अटैक हो गया, तो हो सकता है कि अगर आप इग्नोर कर रहे हैं इस बीमारी को या डॉक्टर के द्वारा बताए गए आप मैनेजमेंट को नहीं ध्यान दे रहे हैं, धीरे धीरे बीमारी कैंसर का रूप ले लेगी और जान ले लेगी। GIT के बीमारियों में पेप्टिक अल्सर कॉमन बीमारी है और ख़तरनाक बीमारी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह, ये उससे थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, उसमें भी जान चली जाती है, लेकिन वो इम्यून सिस्टम की वजह से इसमें थोड़ा सा आप सही करने का आपको मौका मिलता है। इतना ही नहीं, इसको सपोर्ट में यहाँ लिम्फॉइड टिश्यू वगैरह जो थे, लिम्फॉइड टिश्यू जो शुरू में हमने बताया था, इस लिम्फॉइड टिश्यू भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी इन्फ्लामेशन वगैरह चली जाती है, इसमें भी कैंसरस हो जाते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू में भी लिम्फोमा हो जाता है, ये भी कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। आप देखिए बीमारी जो आप सर्जरी में पढ़े होंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर होता है, डिओडिनल अल्सर होता है, आप इसको देखिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आपको कितना डिटेल पढ़ना पड़ रहा है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये स्टमक है, और सपोज करिए इतना ज़्यादा अल्सर हुआ कि फिस्टुला बन गया, है ना, फिस्टुला बन गया।
परफोरेशन हो जाता है कभी कभी, समटाइम अल्सर के वजह से, ड्यू टू अल्सर परफोरेशन में आकर्स आंत फट गई। परफोरेशन अगर हो जाएगा तो दिक्कतें पेरिटोनाइटिस होने की संभावना होती है, पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। एक बीमारी थी, अब दूसरी तीसरी बीमारी चौथी बीमारी आती चली जाएगी। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ये स्टमक है ना, मान लीजिए परफोरेशन हुआ, अल्सर हुआ, यहाँ फाइब्रोसिस होने लगी, सिलाई हो रहा है। सब जब फाइब्रोसिस होगी तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, खिंचाव आएगा उस पर। जब खिंचाव आएगा तो क्या होगा, गैस्ट्रिक आउटलेट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इधर से खिंच जाएगी, इधर से खिंच जाएगी। या फिर अगर मान लीजिए इसी जगह पे हो रहा है तो ये बढ़ता चला जाएगा फाइब्रोसिस की वजह से। तो मैं क्या लिखवा रहा हूँ, सम टाइम एट अल्सर साइड, जिस जगह पे अल्सर हुआ है उस जगह पे क्या होता है, फाइब्रोसिस में अकर्स, जिसके वजह से क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। गैस्ट्रिक नीचे भी हो सकता है, डिओडिनम में खाना नहीं आ रहा है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इस जगह पे भी हो सकता है कि डिओडिनम में खाना जा ही नहीं रहा है ना। तो इसके पीछे रीजन यही है, क्यों डिफेंसिंग मैकेनिज्म और डैमेजिंग मैकेनिज्म के बीच में रेशियो गड़बड़ाया, इम्बैलेंस क्यों हुआ, उसके पीछे जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज हमने एक नंबर बताया वो था एच पाइलोरी बैक्टीरिया। लेकिन और भी लोग हैं, जैसे कि ड्रग्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, स्टेरॉयड है। ऐसे लोग जो स्टेरॉयड, जैसे सर दर्द की बहुत ज़्यादा दवा लेते हैं, थोड़ा भी होता है और तुरंत कॉम्बिफ्लान खा रहे हैं। कॉम्बिफ्लान बहुत तगड़ी स्टेरॉयड है, ये आपको क्या करवा सकती है, पेप्टिक अल्सर करवा सकती है। जैसे कि अगर आप ये लोग ये सारे ड्रग्स ले रहे हैं तो ये ड्रग्स जाती है और कॉक्स वन जीन को अफेक्ट कर देती है। कॉक्स वन जीन अगर अफेक्ट होगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, स्टॉप प्रोस्टाग्लैंडिन। सिंथेसिस स्टॉप। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन रुक गई, नहीं बन रही किसी बंदे में, तो एचसीएल अपने मन से निकलेगा, बाइकार्बोनेट उसके रिलेटिवली कम हो जाएगा, जिसके वजह से पेशेंट को अल्सर हो जाएगा। यानी कि अपने मन से कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के देख रेख में दवा लेनी चाहिए। सर दर्द हो रहा है, एक टेबलेट खा लिए, एक हफ्ते तक आराम रहेगा, फिर दर्द होगा, फिर खा लिए, फिर दर्द होगा, फिर खा लिए। तो ऐसे कंडीशन में आप तमाम बीमारियों का आप न्योता दे रहे हैं। स्मोकिंग, स्मोकिंग इज द आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, है ना। अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म कभी कभी क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोकिंग, अगर तीनों एक साथ खा रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, कॉम्बिफ्लान खा रहे हैं, अल्कोहल भी पी रहे हैं, साथ में स्मोकिंग भी कर रहे हैं, है ना, इससे सीरियस ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है, मौका नहीं मिलेगा, जान चली जाएगी, सीरियस ब्लीडिंग हो सकती है ना, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सही टाइम पे आप अगर इन चीज़ों को, आदतों को नहीं छोड़े तो, और डॉक्टर की सलाह नहीं लिए तो। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से भी हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोकैल्सीमिया, तमाम कारण है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं होता है, यूरेमिया की वजह से भी हो सकता है ना।
तमाम ऐसे कारण हैं जिनके वजह से आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो आपके क्लिनिक में आया जब पेशेंट, तो ऐसा क्या बताएगा कि आपको समझ में आएगा कि इसको पेप्टिक अल्सर हो गया है, आपका ध्यान उधर की तरफ खींचेगा। पेशेंट इपीगैस्ट्रिक पेन बताएगा, इपीगैस्ट्रिक रीजन में पेन बताएगा। अगर मान लीजिए, या फिर चेस्ट पेन बताएगा, नहीं सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है तो चेस्ट पेन बता सकता है ना। इस रीजन में दर्द बताएगा। अगर मान लीजिए किसी बंदे को डियोडिनल अल्सर है, ये तो आप लोग सब लोगों को पता होगा, सर्जरी में भी पढ़े होंगे आप लोग। डियोडिनल अल्सर है तो आपको पता है कि ये खाना आएगा, ठीक है, उसके कुछ समय बाद यहाँ रुकेगा, एचसीएल से सनेगा खाना, फिर नीचे आएगा डियोडिनम में। यानी एचसीएल से खाना सने के जब नीचे आएगा तो यहाँ का खाना खत्म हो जाएगा। अब खाना कहाँ आ गया? डियोडिनम में आ गया, है ना। यहाँ हो गया खाली, इम्पटी। जब खाना खाली हो जाएगा यहाँ पे स्टमक में, तो आपको लगेगा भूख, एपेटाइट, है ना। भूख लगा, खाना खाया आपने, ठीक है। लेकिन जब भूख लगेगी, यानी कि खाना कहाँ आ गया? डियोडिनम में। यानी कि जब डियोडिनम में आएगा तो इसमें एचसीएल सना हुआ है, यानी आपको दर्द ज़्यादा होगा, है ना। स्टमक का खाना डियोडिनम से होकर नीचे उतर रहा है और डियोडिनम में खाने में क्या है? एचसीएल का मिक्सिंग है। तो जब इधर आएगा तो इरिटेट करेगा, जिसके वजह से जिसके वजह से पेशेंट को क्या होगा? दर्द का एहसास होगा। यानी कि जब भोजन खत्म होगा पेट में, इसका मतलब भोजन कहाँ आ गया? डियोडिनम में। और जब भोजन खत्म होगा तो पेशेंट को क्या लगेगा? भूख लगेगा, हंगर, है ना। भूख लगेगा, तो भूख लगने के वजह से वो खाना खाएगा। लेकिन खाना जैसे ही खाएगा फिर डियोडिनम में आएगा, फिर से जो है उसको दर्द होगा। तो डियोडिनल अल्सर के पेशेंट को हंगर पेन होता है, यानी कि जब भूख लगती है तो उसको दर्द होता है। क्यों? फिर से समझने की कोशिश करिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये रही स्टमक, ये रहा डियोडिनम, यहाँ से खाना अब इधर आ गया। जब यहाँ खाना नहीं रहा तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो खाना खाएगा बंदा, ठीक है, वो खाएगा ना खाएगा अलग बात है। लेकिन खाना जब नीचे उतर गया तो खाने से सने हुए आट में क्या होगा? एचसीएल, एचसीएल की वजह से उसको दर्द होगा। इसलिए डियोडिनल अल्सर को पेशेंट को क्या होता है बताइए? डियोडिनल अल्सर के पेशेंट को जब भूख लगती है तो दर्द होता है, रात में दर्द होता है। रात में खाना क्या होता है? स्टमक खाली हो जाता है तो नाइट पेन होता है। और जब खाना खा लेगा तो उसे आराम मिलेगा। ईटिंग से क्या होगा? आराम मिलेगा, क्योंकि जब खाना खाएगा तब तक खाना डियोडिनम से आगे बढ़ जाएगा और इधर खाना आना शुरू होगा, ये जगह खाली हो जाएगी फिर से, यहाँ नो फूड। तो ऐसे पेशेंट जिनको डियोडिनल अल्सर होता है उनको वेट गेन होता है, गेनिंग वेट, है ना। क्योंकि उनको जब भूख लगता है तो खाना खाते हैं, यही पहचान है। अगर कोई पेशेंट आपको स्टमक रीजन में, अगर आपको या ड्यूडिनल रीजन में आपको दर्द बता रहा है और बोल रहा है डॉक्टर साहब जब हम खाना नहीं खाते हैं तभी दर्द होता है और खाना खा लेते हैं तो मुझे आराम मिल जाता है, फर्स्ट आपका ध्यान होना चाहिए कि आपको भाई ड्यूडिनल अल्सर हो गया है। ऐसे पेशेंट आते हैं क्लिनिक में और बोलते हैं डॉक्टर साहब जब भूख लगती है या रात में 2 3 4 5 बजे, 6 बजे बहुत तेज़ सीने में दर्द होता है, बहुत तेज़ जो है पेट में दर्द होता है, इसका मतलब खाना स्टमक से डियोडिनम में नीचे उतर गया है। इसका उल्टा कर दीजिए, गैस्ट्रिक अल्सर वाले क्या बोलेंगे? मान लीजिए किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है ना, ये रहा गैस्ट्रिक अल्सर, तो खाना खाएगा तो खाना यहीं आएगा स्टमक में, स्टमक में आएगा तो एचसीएल का सिक्रेशन होगा, भयंकर पेन होगा। यानी कि खाना खाने से क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, क्योंकि जब खाना खाएगा तभी एचसीएल सिक्रेट होगा। तो इसको क्या होता है कि भूख लगने पर जब ये खाना खाता है तो इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। उसको खाना खाने से आराम मिलता था, इसको भूख लगेगा तो ये खाना नहीं खाएगा, यानी भूखा रहेगा। भूखा रहने से इसको क्या होता है? दिस इज अ साइन ऑफ एम्लेरेशन। अभी देखिए मैंने इसको, कहाँ गया,
यहाँ मिल गया, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि डिओडिनल अल्सर को खाने से आराम मिलता है, और इसको क्या लगता है गैस्ट्रिक अल्सर वाले को, कब आराम मिलता है, जब इसको भूख लगती है तब आराम मिलता है। क्योंकि ये खाना अगर खा लेगा, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर वाला अगर खाना खा लेगा तो स्टमक में क्या आ जाएगा, खाना आ जाएगा, जिसकी वजह से एचसीएल का सिक्रेशन होगा और वो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोग जो है खाना खाने से डरते हैं कि खाना खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, फैगोफोबिया। ऐसे लोग खाना नहीं खाते हैं जिसकी वजह से इनका वेट लॉस होता है। खाना खा लेते हैं तो इतना भयंकर दर्द होता है कि इनकी मजबूरी होती है मुंह में दो उंगली डाल के जो है उल्टी करवाने का कोशिश करते हैं कि वोमिटिंग हो जाए, मुझे आराम मिल जाए। उंगली डाल के जो है उल्टी कर भी देते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो उल्टी कर देते हैं, क्योंकि उनको जब खाना निकल जाएगा स्टमक से तो एचसीएल का सिक्रेशन कम हो जाएगा, उनको आराम मिल जाएगी। ऐसे पेशेंटों को एक्सट्रीम वेट लॉस होने लगता है, काफ़ी तेज़ी से वजन गिरने लगता है, क्योंकि वो खाना खाने से डरते हैं, खाना का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आए और बोले खाना खाते ही मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो समझ जाइए उसको क्या हो गया है, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है। कभी कभी क्या होता है, ये आपकी गैस्ट्रिक अल्सर है और ये आपकी पैनक्रियाज है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्सर हो गया, कभी कभी ये अल्सर पैनक्रियाज को पेनिट्रेट कर देती है, तो पेशेंट जो है इन सब के साथ सीवियर बैकएक बताएगा। क्या बताएगा, सीवियर बैकएक, काफ़ी तेज कमर दर्द, खून की उल्टी हो सकती है, हिमेटेमेसिस। तेजी से हाथ बढ़ाइए, आप कुछ समझाने लायक नहीं है। हिमेटेमेसिस हो सकती है, मेलिना हो सकता है, स्टूल में ब्लिड दिखने को मिल सकता है। मैंने आपको जैसे बता दिया पेरिटोनाइटिस हो सकती है, पेरिटोनाइटिस। अगर पेरिटोनाइटिस हो गई तब तो मान के चलिए लीथल हो गया, जान चली जाएगी पेशेंट की। स्लाइट मोशन से भी दर्द होगा पेरिटोनियम में अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो। बाउल साउंड, ऐसे लोगों को अगर पेरिटोनाइटिस हो गई, परफोरेशन हो गया, तो ऐसे लोगों को बाउल साउंड एब्सेंट होगा। आप स्टेथो रख के सुनने की कोशिश करोगे, बाउल साउंड को नहीं मिलेगा, क्योंकि लिख कर जा रहा है। मास्किंग ऑफ लीवर डलनेस मिलेगा। ये क्या होता है, हम जब जीआईटी पढ़ाएंगे क्लिनिकल इसका तो वहाँ बताएंगे। मास्किंग ऑफ लीवर डलनेस, जब इसका क्लिनिकल बताएंगे तब बताएंगे मास्किंग ऑफ डलनेस क्या होता है, क्योंकि अभी यहाँ समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आपको डाउट हुआ जब इस, आपको क्लिनिकल फीचर सुना आपने, तो आपको डाउट हुआ कहीं इसको पेप्टिक अल्सर तो नहीं ना हो गया, कहीं इसको गैस्ट्रिक अल्सर तो नहीं ना हो गया, कहीं इसको ड्यूडिनल अल्सर तो नहीं ना हो गया है। देखो साहब, मुझे डाउट हो रहा है, हम आपको कुछ जांच लिखते हैं, ज़रा जांच करा के आइए आप। तो आप जांच लिखोगे, सबसे पहला जांच लिखोगे इंडोस्कोपी। यही, जरा इंडोस्कोपी करा के आइए, है ना। फिर आप जो है बेरियम मिल का जो है ना, बेरियम पिला के इंडोस्कोपी करा के देखोगे कहाँ कहाँ जा रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं ना है। सीबीसी कराओगे, हीमोग्लोबिन कम निकलेगा। स्टूल का एग्जामिनेशन कराओगे, स्टूल का एग्जामिनेशन कि कौन सी बैक्टीरिया है, स्टूल में ब्लड तो नहीं ना है, एच पाइलोरी एंटीजन तो नहीं ना है ना। एच पाइलोरी का एंटीजन चेक करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में यही बैक्टीरिया होती है, एच पाइलोरी एंटीजन, है ना। तो तमाम ऐसी जांचें हैं जिनको आप करा के देख सकते हो। फिर आप कुछ ट्रीटमेंट लिखोगे पेशेंट को। पहला चीज़ तो आप ऐसी दवाइयाँ लिखोगे जिससे एसिड प्रोडक्शन कम हो। प्रोबायोटिक्स खिलाओगे, प्रोबायोटिक्स, है ना। ये सारी ड्रग्स दोगे, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो है क्या करोगे, स्टॉप करोगे। भाई स्मोकिंग मत करना आज के बाद से, अल्कोहल नहीं लेना अल्कोहल नहीं लेना। थोड़ा थोड़ा चबा के खाना खाइए, स्मॉल मील्स, थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, चबा कर खाइए।
है ना। फैटी चीज़ें आपको नहीं लेना है, घी, तेल, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेना है। ऑयली चीज़ लोगे उसको पचाने के लिए, फैटी चीज़ चिकन मटन नहीं खाओगे, उसको पचाने के लिए आपको ज़्यादा HCl सिक्रेट करेगी हमारी GIT की लेयर, जिसकी वजह से दिक्कत ज़्यादा होगी। तो आई होप आप लोगों को पेप्टिक अल्सर समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। ओके।